हमारे साथ मौजूद हैं होममेट्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। सबसे पहला प्रश्न सर जो बेसिक है वो यही जानना चाहेंगे कि घर खरीदने में इंसान अपने जीवन भर की पूंजी लगा देता है, ऐसे में प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको निश्चित रूप से चेक करना चाहिए, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में से एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है और ये सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? देखिए, जब लैंड अलॉटमेंट होती है डेवलपर को, तो उसका मैप सैंक्शन कराता है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू, जो उस एरिया की डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। उसके बाद जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो एज पर बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से बनती है। अब जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, कहीं कहीं उसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो बिल्डिंग एज पर बायलॉज बनी है या नहीं बनी है, इसका ड्यू डिलिजेंस अथॉरिटी चेक करती है, इंस्पेक्शन करके, स्ट्रक्चरल ऑडिट करके, और रिलेटेड जो भी एनओसीज हैं उनको चेक करती है। क्लियरेंसेस जो भी अथॉरिटी से हैं, अगर वो सब अवेलेबल हैं, जैसे हाइट क्लियरेंस एयरपोर्ट अथॉरिटी से होती है, माइनिंग की क्लियरेंस होती है, ऐसे तमाम एनओसीज होती हैं, तो इसको अथॉरिटी चेक करती है। उसके बाद वो फिट आउट के लिए आपको अलाउ करती है कि आप रह सकते हैं। आपने प्रॉपर्टी अगर ली है तो बिल्डिंग एज पर बायलॉज बनी हुई है, आप वहां पे उसमें रह सकते हैं। उसे ओसी या कई जगहों पे उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो उसके बाद ही आप उस प्रॉपर्टी में रहने लायक हैं। आप अगर पोजीशन लेना चाह रहे हैं डेवलपर से, आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है, तो आपको ओसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे आपको देखना जरूरी होता है। और उस हिसाब से आपको, मतलब अथॉरिटी पे किसी टाइप का ड्यूज क्लियर नहीं है डेवलपर का, और साथ में किसी भी टाइप का हिंड्रेंस नहीं है। अथॉरिटी गुड टू गो रहने के लिए करती है, तभी उसको ओसी मिलता है। जी, और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि आप भी हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं प्रदीप जी से। आप भी अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं और ख़ास तौर से उसी के बारे में कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ 9311211874। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर अपने आप सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब पे लाइव जुड़ करके आप वहाँ पर भी मैसेज करके अपने सवाल भेज सकते हैं, लेकिन हाँ, जो भी सवाल भेजें हमें थोड़ा डिटेल में भेजेंगे तो प्रदीप जी को उत्तर देने में काफ़ी आसानी होगी, ताकि आपको वो संतुष्ट कर सकें। तो अपने प्रश्न आप लगातार हमें भेज सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। अब सर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपने ये बताया कि आखिर में ये होता क्या है, लेकिन होम बायर्स के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चेक करना ज़रूरी क्यों होता है? और मान लीजिए अगर किसी ने बिना ओसी के फ्लैट खरीद लिया तो उससे घर खरीदारों को क्या नुकसान होते हैं, उससे क्या कुछ घाटे हो सकते हैं और ये कितना महत्वपूर्ण होगा, तब आप ये बताएंगे तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को और डिटेल में समझ में आएगी चीज़ें। देखिए विपुल जी, ओसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि हर होम बायर को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चेक कर लेना चाहिए, अगर वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है। अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो सारी अप्रूवल्स अथॉरिटी से है या नहीं, मैप एज पर अथॉरिटी सैंक्शन है या नहीं, और उस हिसाब से बिल्डिंग बन रही है या नहीं बन रही, ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। लेकिन जहां प्रॉपर्टी का पोजीशन हो गया है वहां पर आपको ओसी जरूर चेक कर लेना चाहिए। ये मैं कहूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसी डॉक्यूमेंट से आपको क्लियर होता है कि ये एज पर बायलॉज बिल्डिंग बनी है या नहीं बनी। अगर एज पर बायलॉज बिल्डिंग नहीं बनी है तो अथॉरिटी वहां पे ओसी इशू नहीं करती है। तो इसे मैं सरल भाषा में कहूं तो अथॉरिटी पूरा ऑडिट करती है, और सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग तो नहीं बनी, एज पर बायलॉज बनी या नहीं बनी, ये ओसी का प्रारूप है जो कि अथॉरिटी ही चेक कर सकती है। और ये एक तरह से होम बायर का इंटरेस्ट जो होता है उसको भी सेव गार्ड करता है। तो ये ओसी चेक करना बहुत जरूरी है। बगैर ओसी चेक करे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आप बिल्कुल भी ना लें। तो बिल्कुल भी जो है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये जो महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। सर, लेकिन नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कई सारे डेवलपर्स बिना ओसी के ही होम बायर्स को फ्लैट बेच रहे हैं। लोगों को लालच दे रहे हैं कि ओसी नहीं आने की वजह से फ्लैट के दाम कम है, कुछ महीने में जैसे ओसी आ जाएगी फ्लैट की कीमतें काफ़ी बढ़ जाएंगी। क्या होम बायर्स को बिना ओसी के फ्लैट खरीदना या फिर उसमें शिफ्ट होना चाहिए, या क्या लोगों को इस तरह के जो झांसे मिलते रहते हैं उसमें आना चाहिए? और नहीं आते हैं, अगर 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 आ जाते हैं उनके झांसे में और किसी ने खरीद लिया है बिना ओसी का फ्लैट, तो उसको क्या कुछ नुकसान हो सकता है? ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए।
देखिए, मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा कि ऐसी प्रॉपर्टी जो रेडी टू मूव है उसे आप विदाउट ओसी खरीदें। आपको ओसी आने का इंतजार करना चाहिए, और अगर ओसी नहीं आया तो ऐसी प्रॉपर्टी को आपको खरीदना ही नहीं चाहिए। हाँ, कुछ केसेस ऐसे जरूर होते हैं, जैसे कि अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज। तो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज के ऊपर आप लेआउट प्लान चेक कर सकते हैं, रेरा चेक कर सकते हैं, अदर जो एनओसी है उसको चेक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो डेवलपर से वो डॉक्यूमेंट लेके आप जो उस एरिया की अर्बन लोकल बॉडी है, जो उस एरिया का मास्टर प्लान जिसने बनाया है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहां जाके उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट ना हो, इसकी आपकी एश्योरेंस अथॉरिटी से मिल जाएगी, क्योंकि अथॉरिटी ही उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए सारे मैप्स सैंक्शन करती है। तो ये आपको अथॉरिटी से जाके जरूर चेक कर लेना चाहिए, और बगैर चेक करे आपको हम सलाह नहीं देंगे कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आप विदाउट ओसी बाई कर। जी। लेकिन अभी मेरा एक सवाल का एक हिस्सा जो है वो बाकी रह गया सर, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति फ्लैट खरीद ही लेता है और ख़रीद लिया, उससे उसे नहीं पता था। कई बार लोग जानकार भी नहीं होते हैं, कोई कहीं से पूंजी इकट्ठा हुई, एक घर का सपना है, एक मकान उसके बजट में मिल रहा है, थोड़ा सस्ता मिल रहा है और उसने ले लिया। तो किस तरह की जो प्रॉब्लम क्या कुछ आ सकती है भविष्य में? क्या उसे ये फ्लैट छोड़ना भी पड़ सकता है भविष्य में? क्या कुछ समस्याएं होती हैं अगर आपने ओसी चेक नहीं किया है और बिल्डर के पास ओसी नहीं है तो? देखिए विपुल जी, अगर हम लीगल तरीके से बात करें तो आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल तभी आता है जब वो ओसी अथॉरिटी दे देती, तब तक आपके पास टाइटल ही नहीं आता। अब देखा गया है नोएडा के अंदर ये ट्रेंड है, पोजीशन फॉर फिट आउट, और सिर्फ नोएडा में नहीं, कई जगहों पे मैंने ये देखा है, पोजीशन फॉर फिट आउट करके आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से इलीगल है, और टाइटल आपके नाम नहीं है। आपसे डेवलपर ने सारी पेमेंट ले ली, और पोजीशन फॉर फिट आउट मतलब, इसे मैं सरल भाषा में समझाऊं तो आप इंटीरियर्स करवा सकते हैं, इसका आपको पोजीशन दिया और आपने वहां रहना शुरू कर दिया। तो पहली चीज, ये गलत है, और आपके नाम टाइटल भी ट्रांसफर नहीं हुआ, आपने सारी पेमेंट भी कर दी। तो यहाँ आपके लिए कम से कम पोजीशन पर 5 और 10% पेमेंट जरूर बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो पेमेंट बची हुई नहीं रहेगी तब तक आपको, कई बार ऐसा देखा जाता है कि अथॉरिटी ओसी भी नहीं देती है। और आपने बोला कि ऐसी स्थिति में क्या मकान खाली करना पड़ सकता है, तो देखिए, जनरली सरेंडर नहीं होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हो चुका होता है, आम जनता की आवाज हो जाती है, और अथॉरिटीज तो नहीं करा पाती, लेकिन कभी कभी अगर कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा वहां खाली करने के आदेश आते हैं, तो यहाँ पर आपको टाइटल छोड़ना भी पड़ सकता है। मतलब पोजीशन आपने ले लिया है, क्योंकि वो टाइटल एक्चुअल में आपके नाम नहीं है, आपका सिर्फ कब्जा है, तो आपको कोर्ट द्वारा अगर कोई लीगल इश्यूज आते हैं, मतलब कोर्ट द्वारा कुछ ऐसे अगर ऑर्डर्स आते हैं, तो उस केस में आपको प्रॉपर्टी का टाइटल भी छोड़ना पड़ सकता है। तो ये सोच लीजिए कि आपके पैसे भी गए, आपकी प्रॉपर्टी भी जा सकती है अगर कोर्ट की तरफ से आदेश आता है तो। और दूसरा, अगर आप इस तरीके से रह रहे हैं तो अगर आपके नाम टाइटल नहीं है तो आगे चल करके बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ये बिल्कुल, मैं ज़रूर यहाँ चीज चेक। एक और ऐड करता हूँ जी। कि मान लीजिए अगर अथॉरिटी उसे ओके नहीं कह रही है, अथॉरिटी की नजर में वो ओके नहीं है, और लोग उसमें पोजीशन ले रहे हैं, और कल को कोई हादसा हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अथॉरिटी ने तो आपको ओसी दिया नहीं है, और आप एज अ बायर वहां जाके रहना शुरू कर रहे हैं। डेवलपर की तरफ से भी कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, कहेगा हमने तो पोजीशन को फिट आउट दिया था, तो वहां पर बायर फंस जाएगा। तो ऐसी कोई, अगर भगवान ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए, जैसे आप देखते हैं कई बार सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज होता है तो हादसे होते हैं, तो बिल्कुल। उस केस में आप फंस जाएंगे, इसलिए आपको किसी भी टाइप से ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल, और कई बार तो प्राकृतिक आपदाओं में हम देखते हैं कि जो जहाँ पर 2M दर्जे के सामान यूज़ होते हैं, इस तरह के मकान बहुत जल्दी ढह जाते हैं, भूकंप के झटके नहीं झेल पाते हैं, तमाम जो है परेशानियों का सबब आपको हो सकता है। तो इसलिए जो है ओसी जो है वो ज़रूर चेक करें। सर, एक तो बात हो गई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी की, इसके अलावा वो कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि एक होम बायर्स को डील करने से पहले क्रॉस चेक कर लेने चाहिए? क्योंकि
नोएडा के अंदर या फिर तमाम ऐसी जगहें जहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोज़गार के मुहैया रोज़गार मिल रहे हैं लोगों को, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है नए नए डेवलपर्स आ जाते हैं और गलत तरीके से भी लोगों के साथ मकान भेज दिए जाते हैं। तो वो कौन कौन से लीगल एस्पेक्ट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक बार क्रॉस चेक करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ओसी, जैसा होता ही है, पोजीशन आप ले रहे हैं तो आपको ओसी चेक करना ही है। फिर लीज डीड, अगर आप नोएडा के अंदर प्रॉपर्टी ले रहे हैं या ऐसे एरिया में जहां प्रॉपर्टी लीज पे मिलती है, तो आपको मतलब जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनके नाम लीज डीड है या नहीं, ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। और अगर जैसे हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डेवलपर के नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, सेल डीड, और फिर उसका अथॉरिटी से अप्रूवल, मतलब उसका मैप सैंक्शन हो, अथॉरिटी से सीएलयू हो, चेंज ऑफ लैंड यूज, और अथॉरिटी ने उसे जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसे बनाने की परमिशन दी हुई हो। ये आपको हरियाणा के केस में चेक करना पड़ता है। फिर ये सभी जगह होता है कि आपको डिफरेंट अथॉरिटी से एनओसीज मिलती हैं, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी की एनओसी है, माइनिंग की एनओसी है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस आपको मिलता है। तो ये सारी एनओसीज आपको जरूर चेक कर लेनी चाहिए। और एनओसीज के साथ साथ आपको हमेशा डेवलपर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले प्रोजेक्ट्स में उसने पोजीशन कैसा दिया हुआ है, ये जरूर चेक कर लेना चाहिए। और अगर ऑन टाइम डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है तो मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं लगती है, आपको पोजीशन ले लेना चाहिए। हम्म। तो ये तमाम वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप कई बार मिस कर देते होंगे, लेकिन इसके दुष्परिणाम जो है वो काफ़ी भयंकर होते हैं। तो इसलिए जो है ये तमाम जो लीगल, क्योंकि आपकी जीवन भर की कमाई है और बड़ी मेहनत से इंसान मकान खरीदता है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप जो है अच्छे से अपना जीवन बिता पाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी को भी इंजॉय कर पाएंगे। सर, लेकिन हमने देखा हाल फिलहाल में कि प्रॉपर्टी खरीदने में अब महिलाएं भी काफ़ी आगे आ रही हैं। महिलाओं को घर या फ्लैट खरीदने में कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं, या बहुत सारे पुरुष भी अपनी धर्मपत्नी के नाम पर, अपनी माता के नाम पर मकान लेते हैं, तो कौन कौन से फ़ायदे हैं जो कि मिलते हैं अगर कोई महिला घर खरीदती है तो? देखिए, डेवलपर से अगर आप खरीदते हैं प्रॉपर्टी तो इसमें कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होता। हाँ, गवर्नमेंट जरूर बेनिफिट देती है कुछ जगहों के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी के तौर पे, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी डेवलपर या किसी भी टाइप के कोई गवर्नमेंट प्रोनाइजर से भी ले रहे हैं, जैसे हरियाणा की बात करें तो एचएसबीपी, या दिल्ली में डीडीए, या नोएडा में नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसमें रिजर्वेशन किसी टाइप का कोई एडिशनल बेनिफिट का नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है आप एज अ नॉर्मल बायर की तरह ही जाते हैं और बायर की तरह ही आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं। उसमें एडिशनल बेनिफिट वुमेन के लिए कोई एडिशनल नहीं है। सर, स्टाम्प ड्यूटी के मामले में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कितनी छूट मिलती है? अगर आप कुछ अगर एग्जांपल देकर के हमको बता सकें कुछ एक राज्यों का, स्टेट्स का, कि किस तरह की छूट मिलती है। हाँ विपुल जी, यहाँ हरियाणा की बात करें आप, तो हरियाणा के अंदर वुमेन के लिए 5% स्टैंप ड्यूटी है और मेल के लिए 7% है। अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो 6% है। वहीं पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो वुमेन के लिए 4% है और मेल के लिए यहाँ पे 6% है। और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर फर्स्ट 10 लाख तक वुमेन अगर प्रॉपर्टी खरीद रही है तो उसके लिए 4% स्टैंप ड्यूटी है। और उसके बाद 10 लाख से ऊपर की अगर प्रॉपर्टी है तो 10 लाख से ऊपर की वैल्यू के ऊपर 5% स्टैंप ड्यूटी है। वो मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम है। तो फर्स्ट 10 लाख पे अगर 10%, सॉरी, अगर फर्स्ट 10 लाख के ऊपर 1% का रिबेट मिल रहा है फीमेल को, तो वो करीब करीब 10,000 रुपए के आसपास होता है। तो 10,000 का रिबेट स्टैंप ड्यूटी के ऊपर यूपी में देखने को मिलेगा। और 2% स्टैंप ड्यूटी आपको रिबेट हरियाणा के अंदर मिलेगा। और अगर आप दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी 2% स्टैंप ड्यूटी का रिबेट आपको मिलेगा। तो ये वो छूट है जो कि आपको मिल सकती है स्टाम्प ड्यूटी के अंदर। सर, स्टाम्प ड्यूटी की करेक्ट। छूट के अलावा क्या और भी किसी तरह की कोई छूट है, जैसे होम लोन में, प्रॉपर्टी टैक्स, या किसी और तरह के चार्जेस में, जहाँ पर अगर महिला के नाम पे प्रॉपर्टी ली जा रही हो तो वहाँ पर लाभ जो है वहाँ मिल सके? देखिए, आरबीआई की गाइडलाइंस की मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है। हाँ, टाइम टू टाइम डिफरेंट बैंक्स ऐसी स्कीम निकालते हैं। वो बैंक्स की अपनी स्कीम होती है, उसमें कई बार ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं कि अगर फीमेल के नाम आप लोन ले रहे हैं तो वहां पर आपको बेसिकली कुछ इंटरेस्ट रेट का रिबेट मिलता है। लेकिन
बैंक का मेन क्राइटेरिया जो होता है वो यही होता है कि पेमेंट की रिकवरी कैसे होगी। बैंक का फोकस उस पे होता है। तो इसीलिए रिबेट टाइप की कोई ऐसी मतलब कंडीशन मुझे देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल। सर, तमाम सारे दर्शकों के भी प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों पर जाएं, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में जो लोग पहली बार घर खरीदने वाले हैं उनको आप कोई सलाह, कोई टिप्स देना चाहेंगे कि इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि एक तो अनुभव की कमी होती है। बहुत सारे लोगों के पास 2-3 मकान होते हैं जिनके पास, उनके पास तो चलिए ठीक है, वो पिछले अनुभवों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पहली बार के लिए कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? देखिए विपुल जी, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको लैंड यूज जो है, जिस प्रॉपर्टी को आप ले रहे हैं उसका लैंड यूज एज पर मास्टर प्लान क्या है, ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि मास्टर प्लान अथॉरिटी बनाती है, उसे लेकर अर्बन लोकल बॉडी बनाती है। और जो लैंड यूज डिफाइन किया गया है आपको उस हिसाब से प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। फिर अप्रूवल्स जो अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, और साथ में एनओसी, जैसे मैंने ऊपर भी बताया डिफरेंट अथॉरिटीज की एनओसीज लगती हैं, वो सारी एनओसीज आपको जरूर चेक कर लेनी चाहिए। अगर ये सब है तो डेवलपर के पास उसको डेवलप करने का लाइसेंस है या नहीं, ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, प्रीवियस जो प्रोजेक्ट उसने बनाए हैं उनका कैसा ट्रैक रहा है, क्या टाइमली पोजीशन मिला है या नहीं मिला है, ये सब आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। फिर फाइनेंशियल पोजीशन डेवलपर की चेक कर लेनी चाहिए। साथ में प्राइस कंपैरिजन और कारपेट एरिया कंपैरिजन, अभी भी रह आने के बावजूद भी जी। प्रॉपर्टी सुपर एरिया पे बिक रही है और कारपेट एरिया बता दिया जाता है, लेकिन पैसे सुपर एरिया के हिसाब से वसूले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल कारपेट एरिया कितना मिल रहा है, इसका कंपैरिजन क्या है, क्या जो वेस्टेज है वो वाकई में जायज है या नहीं, ये कंपैरिजन आपको जरूर कर लेना चाहिए। फिर एमिनिटीज क्या क्या मिल रही हैं, कितना परसेंट ओपन एरिया है, उसकी एफएआर क्या है, ये आपको ग्राउंड पे जरूर चेक कर लेना चाहिए। साथ में जो बेसिक इंफ्रा है उस प्रोजेक्ट के आसपास का, क्योंकि जब आप वहां शिफ्ट होंगे तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक इंफ्रा क्या है वहां का, वो एज पर कंडीशन जो डेवलपर की है प्रोजेक्ट की पोजीशन की, उस जी। हिसाब से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि तभी आप शिफ्ट कर पाएंगे। तो ये आपको जरूर कर लेना चाहिए। और अगर आपको अच्छी डील लेनी है तो प्री अप्रूव्ड बैंक लोन अगर आपका होगा तो आपको डील बेस्ट लेने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये आपके फायदे का सौदा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं कुछ जो, ऐसे चीजें तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं समराइज करने की कोशिश की कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं बता पाऊँ। नहीं नहीं, इन बिल्कुल चीजों सर। का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी बाइंग अच्छी हो सकती है। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको अवश्य निश्चित रूप से ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि न सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से मिले, आप उसको एंजॉय कर सकें, आपकी लागत भी कुछ कमी आ सके, ताकि कुछ पैसे जो बचें उसको अपने घर को सजाने में, परिवार के साथ एंजॉय करने में आप खर्च कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारे दर्शक के इस प्रश्न हैं और एक एक करके उन कुछ एक प्रश्नों को लेते हैं। अरविंद मिश्रा जी हैं सर, वाराणसी से, और उनका प्रश्न आया है। कह रहे हैं कि मैं इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में 90 मीटर का बिल्डर फ्लोर खरीद रहा हूँ। सेकंड फ्लोर रूफ राइट के साथ है। बैंक ने लोन मंजूर कर दिया है। इस डील में कोई जोखिम तो नहीं है? डील के दौरान मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? काफ़ी सारी बातें बताई हैं आपने, तो उसी से जुड़ा हुआ इनका प्रश्न है कि बैंक लोन अप्रूव हो गया है तो कोई टेंशन की बात तो नहीं है? देखिए अरविंद जी, यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप फ्लोर लेने जाते हैं, ये सबके लिए है ये, तो वहां पर आपका लैंड पे कितना शेयर मिल रहा है। क्योंकि अगर 3 अपार्टमेंट बने हैं मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी जितने अपार्टमेंट उसके अंदर बने हैं फ्लोर वाइज, उसको लैंड के शेयर में डिवाइड किया गया है नहीं किया गया, यहाँ पर आपको इससे क्लैरिटी भी आती है। दूसरा, अगर आपको टॉप फ्लोर मिल रहा है और विद रूफ राइट्स मिल रहा है, लेकिन उसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं फर्दर फ्यूचर में, कोई एडिशनल एफएआर वहां सैंक्शन होता है या बिल्डिंग तोड़ के फिर से बनती है, तो उसका आपके पास कंस्ट्रक्शन का राइट है या नहीं। देखिए, टेरेस का राइट होना और कंस्ट्रक्शन, टेरेस पे कंस्ट्रक्शन का राइट होना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो ये आपको जरूर चेक कर लेनी चाहिए। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक प्लॉट के ऊपर सिंगल फ्लोर बनाना, मतलब एक फ्लोर के ऊपर एक फैमिली की अगर रिहाइश है तो वो प्रॉपर्टी लीगल होती है। यहाँ साइज की बात करें तो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट साइज है। जैसे हरियाणा के अंदर 180 प्लस स्क्वायर यार्ड की अगर प्रॉपर्टी है तो फ्लोर वाइज रजिस्ट्रेशन अलाउड है। और अगर दीनदयाल जन आवास योजना है तो बिलो 180 स्क्वायर यार्ड भी फ्लोर वाइज रजिस्ट्रेशन अलाउड है।
तो जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं वहां 90 मीटर के ऊपर फ्लोर वाइज रजिस्ट्रेशन अलाउड है या नहीं, ये जरूर चेक कर लें। कई बार होता है एनबीएफसी बैंक, जो एनबीएफसी हैं वो लोन जरूर दे देते हैं, लेकिन वो एक रिस्की प्रपोजिशन होता है। यहाँ अगर बैंक एनबीएफसी लोन दे रहा है तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी 100% करेक्ट है। आप अर्बन लोकल बॉडी में जो उस एरिया की अथॉरिटी है वहां जाके जरूर चेक कर लें कि 90 मीटर के ऊपर फ्लोर वाइज रजिस्ट्रेशन अलाउड है या नहीं है। जी। इधर अगले दर्शक हमारे साथ राजेश जी ने एक सवाल भेजा है और कह रहे हैं कि मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में विला सर्च कर रहा हूं। कुछ छोटे डेवलपर खेती की ज़मीन का सेक्शन 143 में कन्वर्जन करा करके विला बना करके बेच रहे हैं। डेवलपर इसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बताकर बेच रहे हैं। क्या ये वाकई में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और क्या मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, ये उनका सवाल है। देखिए राजेश जी, आपके लिए है कि 143 होना मतलब कि वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं है। ऐसे एरिया जहां एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है उसको 143 कराया दिया जाता है कि मतलब ये एग्रीकल्चर पर्पस से यूज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। यही भ्रम है जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं और बायर को वहां 143 दिखा के फंसा दिया जाता है। जैसे एनबीएफसी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि कई जगह पे ऐसी जगहों पे लोन भी दे देते हैं। तो पहली चीज, किसी भी एरिया का अगर मास्टर प्लान है तो वहां की जो अथॉरिटी है वो उसे डिजाइन कर रही है, वो उस मास्टर प्लान को गवर्न कर रही है। नोएडा जैसा एरिया में या ग्रेटर नोएडा जैसे एरिया में सारी प्रॉपर्टी लीज होल्ड है, वहां फ्री होल्ड का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो अथॉरिटी डेवलप कर रही है। तो उस एरिया में आपको उस प्रॉपर्टी को अथॉरिटी में जाके चेक करना चाहिए। अक्सर आपको वहां लोग ये कहते मिलेंगे कि ये अथॉरिटी के दायरे से बाहर है इसीलिए ये फ्री होल्ड है। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, 143 मतलब एग्रीकल्चर यूज का ना होना, मतलब एग्रीकल्चर के सिवाय कोई भी यूज हो सकता है, जी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो रेजिडेंशियल के लिए अप्रूव्ड है। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप बचें जिसका मैप सैंक्शन अथॉरिटी नहीं कर रही है। अगर वहां प्लॉट के ऊपर अथॉरिटी मैप सैंक्शन कर रही है तो ही आप उसे लीगल माने, और अथॉरिटी ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी पे जो उसके दायरे में नहीं है वहां मैप सैंक्शन करेगी ही नहीं करेगी। और सेफर साइड से, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि छोटे छोटे क्लोनाइजर इस टाइप की चीजें डेवलप करते हैं और लोगों का गाड़ी की जो कमाई होती है वो अक्सर फंस जाती है। तो ऐसे केस में आप जब रेरा के सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं तो वहीं वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और लोगों द्वारा आपको या क्लोनाइजर द्वारा अक्सर ये बोला जाता है कि हमारी ये प्रॉपर्टी रेरा के दायरे में नहीं आती। मैं आपको बता दूं कि रेरा के दायरे में हर वो प्रॉपर्टी आती है जो डेवलप की जा रही है 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की प्रॉपर्टी, या मिनिमम 8 फ्लैट से ऊपर अगर है तो वो रेरा के दायरे में आती है। तो आपको रेरा सर्टिफिकेट मांगेंगे अगर, और अगर आपको ये जवाब मिल रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी रेरा के दायरे में नहीं आती तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बाय करनी। ठीक। अगला प्रश्न आया है सर, कामेश नाथ जी का, पटना से आया है। कह रहे हैं कि मुझे कमर्शियल प्रॉपर्टी में 60 लाख रुपए निवेश करने का मैं सोच रहा हूँ। इस पैसे से एनसीआर में कहाँ और किस तरह की प्रॉपर्टी मिल सकती है? 60 लाख रुपए में सर निवेश करना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं। एनसीआर में किस जगह पे आपको लगता है कि सही लोकेशन भी हो और अच्छी प्राइसिंग में इनको अच्छा मकान मिल सकता है? देखिए 60 लाख एक अच्छा बजट है। इसे आप अगर देखेंगे तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आप ले सकते हैं। यहाँ प्लस पॉइंट क्या है, जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देखने के लिए निकलते हैं तो प्रेफर कीजिए आप ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी लीजिए, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी जो रिटर्न दे देगी वो कहीं की प्रॉपर्टी आपको रिटर्न नहीं देगी। लेकिन ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से आपका बजट थोड़ा सा कम है, क्योंकि 200, अगर 30,000 का रेट पकड़ के चलूं मैं तो 200 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी आती है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ सकता है, सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ सकता है। और अक्सर आपको डेवलपर द्वारा जो बेची जाती प्रॉपर्टी वहां ही देखने को सुनने को मिलेगा कि हम आपको 3 साल तक ये रिटर्न देंगे। देखिए प्रॉपर्टी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है तो रिटर्न डेवलपर देता है, वो पॉन्जी स्कीम्स है। आपको ऐसी किसी पॉन्जी स्कीम के अंदर प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डेवलपर आपसे ही वो पैसा एडिशन लेके आपको ही एक इनकम के तौर पे टीडीएस डिडक्ट करके, मतलब वो आपकी इनकम के तौर पे ऐड होगा, वो प्रॉपर्टी आपको दे दी जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी आपको नहीं लेनी चाहिए। बजट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो नोएडा के एरिया में, आप फरीदाबाद के एरिया में और इवन गुड़गांव के एरिया में भी आप ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं।
और ये जरूर ध्यान रखिए, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आपको, कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जहां डेवलपर द्वारा एक सीमित समय के लिए आपको रिटर्न कमिट किया जाता है, वो पॉन्जी स्कीम्स है। आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। आप वही कमर्शियल लीजिए जहां आपको लगता है कि मैं खुद उस प्रॉपर्टी को लीज आउट कर सकता हूँ और मुझे रेंटल मिल सकता है, एश्योरेंस नहीं, रेंटल मिल सकता है। आपको ऐसी ही प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। तो ये वो तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी सवाल तो बहुत हैं सर, लेकिन हमारे जो समय जो है वो थोड़ा सा समाप्त हो गया है और काफ़ी रोचक रहा आपके साथ कार्यक्रम जो है। हम उम्मीद करते हैं हमारे जो तमाम दर्शक हैं, जो लोग अपना एक आशियाना बनाने की सोच रहे हैं, उनको काफ़ी कुछ समझने की, जानने की का मौका मिला होगा आज के इस कार्यक्रम के ज़रिए कि आपको कौन कौन सी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपने अपने खूबसूरत आशियाने को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकें। कभी कोई किसी तरह का डर, कोई घबराहट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।